निशिकांत सिन्हा जी हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए। मैं मंच पर स्वागत करता हूं कि आप आए हमारे मुख्य अतिथि महोदय आसन ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम सर आपका। जो जगदेव बाबू के शहादत हुए थे, जिनको गोली लगा था, उनके छोटे भाई हम लोग के बीच में हैं। जसवंत हाँ, एक उद्घाटन करा करके कार्यक्रम को हम लोग तुरंत जो है स्वागत का कार्यक्रम करेंगे। ठीक ठीक, ये है एक, तो निश्चित रूप से इस मंच से हम इसको व्यक्त करेंगे खेत के रूप में, और बहुत जल्द ही हम अपने सुशी सैनियों को सम्मानित करने का काम करेंगे। अब एक उद्घाटन कर रहे हैं, आप लोग जोरदार तालियों से इस मंच के उद्घाटन का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, निशिकांत सिन्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, निशिकांत सिन्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जगदेव बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे। शायर हैं, चाहते हैं कि सब जल्दी निशिकांत सिन्हा जी के उद्बोधन से पहले उनके लिए जल्दी से हम एक शेर के साथ बुलाना चाहते हैं निशिकांत को, क्योंकि दूसरा जगदेव बाबू बनने के लिए तैयार है। इसलिए इनको कि बातों ही बातों में विश्वास बदल जाते हैं, और रातों ही रातों में इतिहास बदल जाते हैं। अगर बदलने वाले तैयार हो तो जमी क्या आसमान भी बदल जाते हैं, आसमान भी बदल जाते हैं। निशिकांत जी जोरदार स्वागत करिए आप। इनकलाब जिंदाबाद, निशिकांत सिन्हा जिंदाबाद, निशिकांत सिन्हा जिंदाबाद। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर आने में विलम्ब हुई, उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफी मांगता हूँ। और इस तरारी के भोजपुर के पवित्र भूमि पे खड़ा होकर इस भूमि को मैं नमन करता हूँ, और साथ ही साथ हम अपने आदर्श, हम अपने महान योद्धा, हम अपने समाज के महान नेता, उनको मैं अपने दिल की गहराइयों से अपने जगदेव बाबू को नमन करता हूँ। और उनके जितने भी साथी आज जो यहाँ पे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, जो जगदेव बाबू के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके आंदोलन में साथ दिए थे, उनकी लड़ाई में साथ दिए थे, उन सभी को मैं अपने दिल की गहराइयों से भी मैं नमन करता हूँ। और इस कार्यक्रम में यहाँ पे आयोजित किए हुए जितने भी सदस्य हैं, जो इनके अध्यक्षता कर रहे हैं, संचालक कर रहे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पे उपस्थित इस कार्यक्रम में सुनने के लिए जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। आज हम अपने जगदेव बाबू का जयंती मना रहे हैं। एक ऐसे महान नेता थे, एक ऐसे नायक थे, जो आज भले ही हम लोगों के बीच एक शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, पर उनकी जो विचारधारा थी, उनका जो समाज के प्रति समर्पण था, त्याग था, योगदान था, वो आज भी हम लोगों के बीच जिंदा है। आज मैं आप लोगों के सामने कोई भाषण देने नहीं आया हूँ, क्योंकि हर कोई यहाँ पे आते हैं और अपना भाषण लेके चले जाते हैं, लेकिन हमारा समाज जहाँ 50 साल पहले था, आज भी मेरा समाज वही है। तो कुछ ना तो कुछ कमियां हैं हमारे समाज में, यह हमारी सोच है। हम भले ही भाषण देते हैं, इनकी जीवनियां को पढ़ते हैं, इनके इतिहास को पढ़ते हैं, पर हम वही का वही हैं। आखिर क्यों? कोई ऐसा इंसान जो महान जगदेव बाबू बन जाते हैं, कोई ऐसा इंसान जो सम्राट अशोक बन जाते हैं, और कोई ऐसा इंसान जो कुछ भी नहीं बन पाते। कुछ तो फर्क होगा। एक महाशय अभी कह रहे थे कि गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। बात उनकी सही है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? कभी कोई सोचने का किया है क्या कि आखिर कोई अमीर अमीर क्यों बनते जा रहा है और कोई गरीब गरीब क्यों बनते जा रहा है? यहाँ पे आरक्षण का कोई मुद्दा नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। अगर आपको कोई बड़ा आदमी बनना है तो वहाँ पे आपको कोई आरक्षण की जरूरत नहीं होती। अगर आपको कोई बिजनेसमैन बनना है तो वहाँ पे बिजनेसमैन के लिए कोई कैटेगरी या कोई आरक्षण नहीं होता, और उसका उदाहरण आपका बेटा, आपका भाई आपके सामने है। कोई अगर खेल के जगत में जाता है तो उसके लिए कोई आरक्षण नहीं होता है कि आप अगर स्वर्ण जाति से हो तभी आपको बैटिंग किया जाएगा, तभी आपको इंडियन क्रिकेट टीम में चुना जाएगा। यहाँ अगर ऐसा होता तो धोनी को नहीं चुना जाता, धोनी कोई स्वर्ण जाति से नहीं है। तो जहाँ पे गलत है वहाँ पे उसको गलत ठहराइए, जहाँ पे सही है उसको सही ठहराइए। जरूरत है कि अपनी सोच को बदलने की।
जरूरत है हम लोगों को, जब तक आप सोच को नहीं बदलिएगा हमारा समाज नहीं बदलेगा। मैं कहता हूं कि आज हम जगदेव बाबू की जयंती क्यों मना रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है कि उनको महान जगदेव बाबू बना दिया? कुछ तो वजह होगी ना, आप खुद से पूछिए तो आपको जवाब मिलेगा कि हाँ, जो त्याग की भावना, जो समर्पण की भावना उनके अंदर थी वो आप लोगों के अंदर नहीं है। जो दर्द सहने की भावना हमारे जगदेव बाबू में थी वो हमारे किसी व्यक्ति के अंदर नहीं है। जगदेव बाबू भी उसी समाज से पैदा हुए, वो कोई ऊपर से फरिश्ता नहीं आया कि भगवान ने उनको ऊपर से कहीं किसी दिन नीचे जमीन पे टपका गिरा दिया और बोला कि नहीं तुम जाओ और महान जगदेव बाबू बन के आओ। नहीं, वो भी आप ही के समाज से पैदा हुए थे, आप ही के गरीब साधारण घर से पैदा हुए थे और आपके ही जैसा वो भी एक साधारण स्कूल में जाते थे, एक साधारण परिवार में रहते थे। कुछ तो उनका कर्म था, कुछ तो उनका त्याग था जो आप लोगों से उनको अलग बना दिया। तो जो जगदेव बाबू हमारे समाज के लिए किए, अगर आप लोग भी उनका 1% भी अगर करें तो हमारा समाज कहां से कहां चला जाए। मैं कहता हूं कि अगर इसी मिट्टी में पैदा हुआ कोई इंसान जगदेव बाबू बन सकता है, इसी समाज में पैदा हुआ कोई इंसान जगदेव बाबू बन जाता है, इसी मिट्टी में पैदा हुआ कोई सम्राट अशोक बन जाता है, इसी मिट्टी में पैदा हुआ कोई चंद्रगुप्त मौर्य बन जाता है। तो आज इसी मिट्टी में पैदा हुआ और इसी समाज में पैदा हुआ कोई सम्राट अशोक और जगदेव बाबू दोनों क्यों नहीं बन सकता है? सवाल आप लोगों से है। अगर कोई इसी समाज से सम्राट अशोक पूरे देश का नेतृत्व कर सकते हैं तो फिर उन्हीं समाज का वंश और उन्हीं समाज का अंश फिर से दूसरा जगदेव और दूसरा सम्राट क्यों नहीं बन सकता? मैं कहता हूं हमेशा कि जो इंसान खुद के लिए जीता है दुनिया उसे समय के धारा के साथ भुला देती है, और जो इंसान लोगों के लिए जीता है, अपने समाज के लिए जीता है, दुनिया उसे महान बना देता है। हमारे जगदेव बाबू भी उसी में से एक थे। जगदेव बाबू के इतिहास को अगर पढ़िएगा तो उनके इतिहास और उनकी जिंदगियां पढ़ने के बाद यही होता है। मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप सच में चाहते हो कि जगदेव बाबू के जैसा आपको, आपके और हमको भी याद करें इस दुनिया के जाने के बाद, तो आप दो काम कीजिए, या तो पढ़ने के लायक कुछ लिख डालिए या तो लिखने के लायक कुछ कर डालिए। या तो पढ़ने के लायक कुछ लिख डालिए या तो लिखने के लायक कुछ कर डालिए। हमारे जगदेव बाबू भी यही किए थे, वो पढ़ने के लायक कुछ लिख के गए और लिखने के लायक हमारे समाज के लिए, हमारे शोषित लोगों के लिए, हमारे गरीबों के लिए सब कुछ करके गए थे। तो अपने सोच को बदलने की जरूरत है। मैं अगर कहूँ कि आज से 100 साल पहले कोई बंदा अगर किसी को आप एवरेस्ट पे जाने के लिए बोलिएगा तो कोई नहीं जाता था और असंभव लगता था। लेकिन आज एक साधारण आदमी का, एक विकलांग आदमी भी एवरेस्ट पे चला जाता है। तो अगर 1000 साल पहले हमारे सम्राट अशोक इस पूरे दुनिया पे, देश पे, अखंड भारत पे अपना शासन करके गए थे, तो आज उनका समाज का वर्ग फिर से शासन नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकता है। हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। जो जगदेव बाबू राजनीति में आते के साथ पूरे बिहार की राजनीति की दिशा और दशा दोनों को बदल दिए थे। उनके बिना बिहार की राजनीति अधूरा कहलाती थी, और राजनीति में आते के साथ अपने समाज के लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आज उन्हीं का अंश फिर से अपने समाज को मुख्यमंत्री बनाने का काम नहीं कर सकता है क्या? जरूरत है अपने सोच को बदलने की, अपने योगदान को देने की। हम बातें करते हैं, हम माला चढ़ाते हैं, 50 साल के बाद भी हम हर साल जयंती मनाते हैं, जगदेव बाबू का जयंती मनाते हैं, सम्राट अशोक का जयंती मनाते हैं। आप खुद से पूछिए कि आपने अपने समाज के लिए अभी तक किया क्या? आपको जवाब आपका मिल जाएगा। समाज कैसे बदलेगा? सिर्फ हम माला चढ़ाते रहेंगे, सिर्फ जयंतियां मनाते रहेंगे? समाज तभी बदलेगा जब आप हर कोई कुछ ना कुछ अपना योगदान समाज के लिए देंगे। जो जगदेव बाबू दिए थे, आज जगदेव बाबू
को जयंती इसलिए हम मनाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने खुद के लिए कभी जिंदगी नहीं जिया था। जब से उन्होंने होश संभाला था, आप उनकी जीवनियां पढ़े, जब से उन्होंने होश संभाला था अपने समाज के लिए, अपने गरीबों के लिए, अपने दलितों के लिए, अपने अल्पसंख्यक के लिए जीना शुरू किया था। तो आप अपनी जिंदगी कम से कम अगर 40 साल 50 साल खुद के लिए जी लिए, तो अब समाज के लिए बाकी का तो जिंदगी जीना शुरू कीजिए। मुझे भी जगदेव बाबू के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, क्योंकि 20 साल पहले मैं गुजरात से किया अपने बिजनेस को करने के लिए। अपनी पढ़ाई मैंने दिल्ली में की। मैं भी नवादा से ही, एक छोटा सा जिला से, मैं एक साधारण परिवार से हूँ, क्योंकि हमारा समाज ही एक साधारण परिवार रहा है, हमारा समाज ही एक किसान का परिवार रहा है। तो हमें भी कुछ विरासत में नहीं मिली। हमें विरासत में सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए सम्राट अशोक की कहानियां मिली है, उसके अलावा कुछ भी हमें विरासत में नहीं मिली। तो हम भी यहाँ से 2 जोड़ी कपड़ा लेके गुजरात गए। संघर्ष करने के बाद हम एक बिजनेसमैन बने, एक स्थापित किया। और कभी भी मैं राजनीतिक के क्षेत्र में नहीं आना चाहता था। भगवान जब मुझे कुछ दिया, जब मुझे लगा कि भगवान ने मुझे कुछ दिया, 15 साल के एक संघर्ष करने के बाद जब मैं अपने आप को कुछ मजबूत बनाया, तो मुझे लगा कि अब हमारा समय आ गया है कि मैं अपने समाज को लौटाने का काम करूं। तो जब मैं 2018 में अपने आप को स्थापित किया एक बिजनेसमैन के रूप में, तो 2018 से मैं अपने समाज के लिए शिक्षा के ऊपर काम करना शुरू किया। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी समाज को अगर मजबूत करना हो तो शिक्षा को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। शिक्षा और राजनीति को मजबूत किए बिना कोई भी समाज आगे, कोई एक सशक्त समाज या एक मजबूत समाज नहीं बन सकता है। तो मैंने 2018-2019 से मैं शिक्षा के लिए काम करना शुरू किया। और जितने भी हमारे समाज के बच्चे या दलित या शोषित लोग हैं, उनको मैंने पढ़ाना शुरू किया, उनको गोद लेना शुरू किया। कुछ सालों के बाद मुझे एहसास हुआ कि जहां मैं अपने समाज को मजबूत करने के लिए मैं शिक्षा के लिए काम कर रहा हूं, वहीं मैं अपने समाज को मजबूत करने के लिए राजनीति के लिए काम क्यों ना करता। फिर मैंने अपने पूर्वजों के बारे में पढ़ना शुरू किया और मैंने जानना चाहा कि आखिर मेरा समाज आज इतने हाशिए पे क्यों चला गया। आज जब हम बोलते हैं कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, जिन्होंने सिर्फ मगध ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि दुनिया पे, पूरे दुनिया पे अपना नेतृत्व किया, शासन किया, आज वही समाज, आज उन्हीं समाज के वंशज, आज उन्हीं समाज का वंश अपने ही अधिकार और अपने ही हिस्सेदारी के लिए संघर्ष कर रहा है। और यह सवाल आपको और हमको झकझोरती है कि जिस सम्राट अशोक ने पूरे दुनिया पे शासन किया, आज उन्हीं का समाज का वंशज अपने ही हिस्सेदारी और अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है। आखिर ऐसा वजह क्या है? इसको मैंने जानने की कोशिश किया। तो सबसे पहले तो यही है कि जगदेव बाबू तक हमारा समाज काफी कुछ आगे बढ़ा। जगदेव बाबू जब तक रहे तब तक हमारे समाज को, दलितों को, गरीबों को, शोषित लोगों को बढ़ाने का काम किया। लेकिन जगदेव बाबू के जाने के बाद हमारे समाज का कोई ऐसे नेता नहीं हुए जो स्वयं भावना से इस समाज को नेतृत्व करने का काम किया। मैं किसी दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। समाज के नेता को मैं कोई शिकायत नहीं करता और ना ही तो मेरी लड़ाई किसी समाज के नेता से। मैं हर मंच से बोलता हूँ कि मेरी लड़ाई मेरे समाज के किसी भी नेता से नहीं है। मेरी लड़ाई सिर्फ अपने हक और हिस्सेदारी की लड़ाई है और किसी से कोई लड़ाई नहीं। तो मैं जानने की कोशिश किया कि आखिर क्यों है। तो मुझे वही लगा कि जो जगदेव बाबू हमारे नेतृत्व करके गए थे, जो एक आंदोलन शुरू करके गए थे, जो अपना एक सपना देख कर गए थे, आज फिर से जगदेव बाबू के सपना को पूरा करने की जरूरत है। तो उनका सपना तभी पूरा होगा जब हम दूसरा जगदेव बनेंगे। इसलिए सबसे पहले मैंने बोला कि मैं दूसरा जगदेव बनने के लिए तैयार हूं। और मैंने यही सोचा है कि मैंने किसी भी इंसान की 60 साल की उम्र होती है। यहाँ तो बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हैं, क्योंकि भगवान की देन है कि आज लोग 80 साल 90 साल 100 साल तक भी पुराने लोग जी रहे हैं। लेकिन आज के समय में मैं मानता हूँ कि एक साधारण एक एवरेज जो लाइफ है इंसान की, वो 60 साल की लाइफ होती है, 60 साल की उम्र होती है। तो मेरी उम्र जो है 41 साल है, 42 साल में आने वाला हूँ। तो मुझे लगा कि 41 साल में अपनी जिंदगी मैं खुद के लिए जी लिया और बाकी का जो 20 साल बचा है मुझे समाज के लिए जीना है। इसलिए मैंने सब कुछ अपना, जितने भी सुख सुविधा, जितने भी मेरे पास सब कुछ था, मैंने सब कुछ त्याग करके
फिर वही जगदेव बाबू के बनने के राह पे मैं चला। आज मैं आप लोगों के बीच 6 महीने से लगातार अभियान चला रहा हूँ। हर जिला में मैं जा रहा हूँ, अपना परिवार को छोड़ के, अपने बच्चे को छोड़ के, अपने बिजनेस को छोड़ के, क्योंकि वही है कि जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप जगदेव बाबू को देखिए कि कितना त्याग किए थे। तो सच में अगर मुझे भी जगदेव बाबू के पद पर चलना है तो पहला ही वो कर्तव्य है कि मैं अपने आप को सब कुछ त्याग करने का भावना लेकर आऊँ। तो आज मैंने वही किया, सब कुछ मैं त्याग करके आप लोगों के बीच आया हूँ, ताकि जो हमारे जगदेव बाबू के जो सपना है, अधूरा जो सपना, उसको पूरा कैसे कर। और जब जगदेव बाबू भी आए थे तो उनको उस समय लोगों ने समर्थन नहीं दिया था। लोगों को लगता था कि जगदेव बाबू खुद के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो जगदेव बाबू कभी भी खुद के लिए राजनीति नहीं करते। अगर खुद के लिए राजनीति करते तो राजनीतिक दल का संगठन नहीं बनाते, सोशल समाज दल नहीं बनाते। तो अगर उनको खुद के लिए राजनीति करना होता तो कोई भी समाज, कोई भी राजनीतिक दल में वो ज्वाइन कर लेते। उनको उस टाइम कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं था जहां से उनको बुलावा नहीं आता था। उस टाइम सबसे बड़ी जो राजनीतिक दल थी वो कांग्रेस। आपको सबको पता है कांग्रेस ने वो इंदिरा गांधी के समय में कितना उनको मनाया गया कि जगदेव बाबू आप हमारे दल में आ जाइए, लेकिन जगदेव बाबू कभी भी अपने विचार से समझौता नहीं किया। तो उस समय भी लोग, जब जगदेव बाबू अपने समाज की लड़ाई के लिए आए थे तो हमारे समाज के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया था, क्योंकि उनको लगता था कि जगदेव बाबू खुद के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी कुछ खुद के लिए नहीं किए। आज निशिकांत सिन्हा भी खुद के लिए कुछ करने के लिए नहीं आया है। अगर आज मैं यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में 5 साल काम किया तो मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि मैं अपने समाज के बच्चे के लिए मैंने काम किया। अगर सब मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चा को अपना बच्चा मानता हूँ तो मेरा समाज का भी बच्चा मेरा ही बच्चा, क्योंकि मैं भी उसी विरासत से आता हूँ। तो अगर आज निशिकांत सिन्हा भी राजनीति करने के लिए आया है तो खुद के लिए करने के लिए नहीं आया है। अगर खुद के लिए करने आता तो बहुत सारे राजनीतिक दल है, मैं किसी न किसी राजनीतिक दल में ज्वाइन कर लेता और अपना राजनीतिक भी करता और अपना बिजनेस भी करता। मैं कभी भी खुद के लिए नहीं करने आया हूँ। मैं अगर इतना त्याग और इतना समर्पण करके आया हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने समाज, अपने शोषित, अपने दलित लोगों के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं जगदेव बाबू की विचारधारा से काफी प्रभावित हुआ और सम्राट अशोक की जो सोच है उससे भी मैं काफी प्रभावित हूँ। तो मैं दोनों की सोच और दोनों की विचारधारा को आगे जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में जो हमारे सम्राट अशोक ने इस धरती को, इस समाज को एक स्वर्णिम समाज बनाकर गए थे, आज निशिकांत सिन्हा का वही इच्छा है, वही इरादा है कि फिर से सम्राट अशोक की विरासत को वापस लाए और फिर से इस धरती को एक गौरवशाली और स्वर्णिम धरती बनाने का काम करें। और यह लड़ाई लंबी है, बड़ी है, लेकिन मुश्किल नहीं है। मैंने वही बोला कि जब जगदेव बाबू राजनीतिक में आने के बाद अपने समाज के लोगों को साल भर के अंदर मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो फिर से हमारे समाज के बेटा आने वाले 2025 में मुख्यमंत्री बना सकता है। जरूरत है एक मंच पे आने की, जरूरत है एक साथ लड़ने की, और जरूरत है एक साथ सबको अपने अधिकार के लिए लड़ने का। कुछ भी चीज असंभव नहीं है, सिर्फ आप अपनी सोच को बदलिए। ये जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो सम्राट अशोक हम लोगों को इस धरती का शेर बनाकर गए थे, फिर से हमें इस धरती का शेर बनने की जरूरत है, ना कि हमें एक पिंजड़े के शेर बनने की जरूरत है। हाँ, हम अपनी सोच को एक गुलाम की तरह सोचना शुरू कर दिए, क्योंकि यहाँ के जो सत्ताधारी हैं, जो यहाँ के राजनीतिक दल के लोग हैं, वो इस धरती के शेर को एक पिंजड़े का शेर बना दिया है। अब जरूरत है उस पिंजड़े से निकलने का, और जरूरत है फिर से इस धरती का शेर बनने का। तो आइए इस बार हम लोग फिर से ये साबित करें, इस पूरे बिहार के लोगों को साबित करें कि जहां हमारा समाज खड़ा होता है वहां किसी भी राज और देश की राजनीतिक बदल जाती है। ये चीज हमें इस बार साबित करना है, और मैं इसी उम्मीद के साथ आप लोगों के साथ आया हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सम्मान और आप लोगों का साथ बना रहेगा। और अभी फिर मैं दोबारा कहता हूं कि हम सत्ता में या राजनीतिक में या जगदेव बाबू या सम्राट अशोक का सपना तभी पूरा करेंगे जब हम उनकी विचारधारा को पालन करेंगे। मालूम हमें सब है कि जगदेव बाबू क्या करके गए थे, मालूम हमें सब
सब कुछ है कि सम्राट अशोक क्या करके गए थे, लेकिन हम करते कुछ नहीं। मालूम सभी को है कि सुबह उठने से हम स्वस्थ रहते हैं, सुबह दौड़ने से हमें बीमारी नहीं होती है, लेकिन करने वाले कितने लोग हैं? तो कोई नहीं। तो मालूम सभी को है, क्योंकि पढ़ने में सब बिलीव करते हैं, करने में बिलीव नहीं करते हैं। तो अब जरूरत है इस चीज को करने की। अगर जिस दिन से आप करना शुरू कर दिए, अब 6 महीने के अंदर अभी इलेक्शन आने वाला है, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं और वादा करता हूं कि 2025 में आने वाले समय में आपका समाज का बेटा और आपका समाज का भाई मुख्यमंत्री बनने का काम करेगा। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जय सम्राट, जय जगदेव, जय भीम, जय कलाम। और जैसा कि सुपूजन सर हमारे कहे थे कि जगदेव बाबू का मूर्ति लगाना है, तो मैं उनकी किसी भी चीज को अगर मैं कुछ करता हूं तो मैं अपने आप को खुश नसीब और भाग्यशाली मानता हूं। तो उनका मूर्ति लगाने का काम मैं जरूर करूंगा। आप लोग आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। दरिया मिला है, समंदर अभी बाकी है। दरिया मिला है, समंदर अभी बाकी है, ये जमी अभी बाकी है, ये आसमां अभी बाकी है। और जिस दिन हम लोग आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगेंगे, निश्चित रूप से हमारा मुख्यमंत्री होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दोरा नहीं है। तो मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए और अध्यक्षीय भाषण के लिए अशोक कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और अपना अध्यक्षीय भाषण दें। इससे पूर्व वहाँ सम्राट अशोक जन्मोत्सव जो आरा में लोग मनाते हैं, वो लोग अभिनंदन करना चाहते हैं अपने मोमेंटों के साथ हमारे मुख्य अतिथि दीपिका सिन्हा जी को। आज जगदेव बाबू जयंती समारोह में जितने अतिथि आए हुए हैं, सबका मैं आभारी हूँ कि मेरे इस छोटे से आग्रह पर अपने पैसे, अपने संपत्ति, अपने से खर्च करके सारा पूरा प्रखंड से लोग आए और हमारे छोटे से आग्रह पर हमारे मुख्य अतिथि बड़े भाई निशिकांत सिन्हा जी भी आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। और इन्हीं शब्दों के साथ सभा की समाप्ति की जाती है।